की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। बाजार के लिए आज से बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत। निफ्टी की 12 कंपनियों के नतीजे, संसद सत्र की होगी समाप्ति, साथ ही अहम आंकड़े IIP, WPI और CPI इन्फ्लेशन के। इन सारी घटनाओं के बीच में क्या होगा बाजार का डायरेक्शन और क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस आज। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई। जहां पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरे निशान में बंद होने में कामयाब जरूर रहा है सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन देखिए मात्र 120 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली है और मात्र 32 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है। तो मोटा मोटी एक रेंज बाउंड सेशन रहा है। पिछले 2 हफ्तों से 8600 के पास जब जब जाता है तब तब नीचे आ जाता है और 8550 का स्तर भी आप देखिए उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। चलिए, लेकिन यूएस में किस तरह का एक्शन है ये जानते हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, 7वें दिन लगातार डाउ में गिरावट, क्या वजह लगती है इसके पीछे? लगातार कमजोरी। इनफैक्ट फ्राइडे को तो 1/4% के आसपास का दबाव था। डाउ की आपने बात करी, लाल निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन ध्यान रखें एक समय 100 पॉइंट के आसपास का दबाव था। तो उन लो लेवल से कुछ रिकवरी 45-46 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। राइटली पॉइंट आउट करा, लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जब डाउ लाल निशान में। इनफैक्ट 2011 के समर्स के बाद कहा जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे अरसे तक डाउ में लाल निशान में ही कामकाज हुआ है। क्या वजह है दबाव की? सबसे पहले तो कच्चा तेल अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा 45 से कहीं नीचे नामेक्स, 50 से कहीं नीचे ब्रेंट अब कामकाज कर रहा है। लगातार सस्टेन्ड प्रेशर है और इसके चलते एनर्जी शेयर्स में वहां पे दबाव था। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है डाउ का वेटेज के लिहाज से, उस सेक्टर में हमने देखा दबाव आता हुआ, उसका प्रेशर झेला है डाउ ने। इसके अलावा ध्यान रखें फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाले थे, यानी कि कितने नए जॉब्स क्रिएट हुए उसका डेटा आना था। 2,23,000 नए जॉब्स जुड़ने की उम्मीद थी। 2,17,000 के आसपास नए, 2,15,000 के आसपास नए जॉब जुड़े। तो डेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन डेटा के थोड़े से इंटरनल्स देखेंगे आप तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 5.4% पे। इनफैक्ट वहां पर अर्ली अर्निंग्स जो है उसमें 0.2% के आसपास की बढ़त है। कई लोगों के मैंने आर्टिकल्स पढ़े, क्या मान रहे हैं उस जॉब्स डेटा को। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जो स्लो हीलिंग है अमेरिकन इकोनॉमी में वो कंटिन्यू हो रही है, तो वो अच्छी बात है। और शायद ये डेटा पॉइंट आउट कर रहा है, बावजूद इसके कि जॉब्स डेटा थोड़ा सा कमजोर है, पॉइंट आउट यही कर रहा है कि जो हीलिंग है शायद सितंबर की तरफ इंडिकेशन से बाजार में मोटा मोटी यही मानना है लोगों का। यूरोप में हमने देखा प्रेशर के साथ कामकाज, 1/4 से 3/4% के आसपास का दबाव। दिन के लोज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए और जो जॉब्स डेटा आया था उसी के बाद हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में कमजोरी के साथ ट्रेड देखने को मिला है। एशिया, हफ्ते की शुरुआत यहां पे हुई है कमजोर नोट पर, ही हफ्ते की शुरुआत हुई है। एक तो वीक ओवर द वीकेंड क्यूज हमने पिकअप करें। चाइना का जो संडे का डेटा आया था वो काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि चाइना में होप्स हैं कि फ्रेश स्टिमुलस आएगा तो 1.5-2% के आसपास का उछाल वहां पर है। अदरवाइज पूरे एशिया में कमजोरी के साथ कामकाज और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत शायद एक कमजोर नोट पे हो। ऑलराइट, चलिए तो कमजोर क्यूज हैं ग्लोबल मार्केट से। अनिल, यूएस और चाइना मिलकर दुनिया भर के बाजारों पर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये सरप्राइजिंग है कि जिस तरह से अमेरिकी बाजार धीरे धीरे सरक रहे हैं नीचे की तरफ है। एक्चुअली अंदाजा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जनरली होता है कि एक साथ आपको 3 डिजिट में गिरावट दिखे तो आप नोटिस करते हैं, लेकिन 7 दिनों में थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन जो कमजोरी होती दिख रही है वो साफ तौर पर डायरेक्शन के तौर पर एक सिग्नल दे रही है। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ये हो सकता है कि जिस तरह से डेटा को देखकर अमेरिकी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 7 दिनों की तेज गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार फिर से लोअर लेवल पर संभलते हुए नजर आए। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थोड़े मिले जुले हैं और इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना के बाजार अपने ही डायरेक्शन में अलग चल रहे हैं। बाकी चाइना को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई भी ऐसा बाजार है जो हरे निशान में इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा हो। तो शायद आज शुरुआत करने के लिए, चूंकि हमारे पास अपने संकेत बहुत ज्यादा नहीं है, जो कुछ भी संकेत हैं वो इस हफ्ते के लिए अब से शुरू होते हुए दिखेंगे। तो आज शुरुआत तो हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर शायद थोड़ी सी कमजोरी के साथ करें, उसके बाद लोकल फैक्टर्स बाजार को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल थोड़ी सी सबड्यूड, थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार आप ग्लोबल मार्केट्स के चलते मान सकते हैं। लेकिन FII डेटा देखिए शुक्रवार का, इवन DII डेटा देखिए, 93 करोड़ रुपीस की FII ने बिकवाली करी है, 34 करोड़ रुपए की खरीदारी DII ने कैश मार्केट में करी है। कैश वॉल्यूम्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये हफ्ता, क्योंकि अर्निंग्स के लिहाज से बड़ा हफ्ता है, काफी सारी मिड कैप कंपनियां, 12 निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो क्या FIIs और DIIs भी वेट एंड वॉच का अप्रोच रख रहे हैं?
जब बाजार बेहद छोटी रेंज में हो, आप देखिए पिछले 3 सेशन से बाजार ने महज 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है, 8,550 को नहीं तोड़ा है, 8,600 के ऊपर नहीं टिके हैं। जब इतनी छोटी रेंज हो तो फिर आप डायरेक्शनल कॉल या फिर बिग बैट्स कैसे लेंगे? और वही साफ तौर पर नजर आ रहा है, आप एफआईज के आंकड़ों में देख ले, डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़ों में देख ले। इंटरेस्टिंग बात ये, न खरीदना है न बेचना है, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। और एक तरफा रुझान, चाहे वो तेजी की तरफ का हो या मंदी की तरफ का हो, वो तब होगा जब बाजार अपने अहम लेवल्स को तोड़कर एक डिसिसिव मूव दे, और वो होगा या तो बाजार 8,500 के नीचे जाकर टूटे और कमजोर ट्रेड करता हुआ दिखे, तो फिर आपके लिए डाउन साइड रिस्क 200 से 300 पॉइंट की खुलती हुई नजर आती है, या फिर 8,600 8,650 के ऊपर के लेवल के पार निकले और टिकता हुआ नजर आए, तो फिर आपके लिए 8,800 तक के जाने की गुंजाइश बनती हुई दिखती है। और जब तक इस रेंज को बाजार किसी एक डायरेक्शन में तोड़ता नहीं है, अब उसके लिए किस ट्रिगर का इंतजार है वो देखना होगा। ग्लोबल से होना होता तो शायद अब तक हो जाता, लेकिन मुझे लगता है ग्लोबल और लोकल दोनों मिक्स ट्रिगर्स जिस दिन आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर एक साथ मिलेंगे, उस दिन बाजार में आपको डायरेक्शनल मूव आता हुआ दिखेगा। यहां तक शुक्रवार के आंकड़ों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश मार्केट में थोड़ा सा एक्शन ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह यह भी है कि दिग्गजों में वॉल्यूम्स कम है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन ज्यादा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अपने हिसाब से वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिहाज से आप वॉल्यूम देखेंगे तो कम नजर आएंगे। लेकिन शुक्रवार के सेशन में मैं एक ही आंकड़ा जो सबसे अहम देखकर चल रहा हूं, जो आज के लिए आपके लिए ज्यादा अहम है, वो है स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का। 500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली हुई है, तो ये थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा है। बाकी कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो 3 डिजिट में हो जिसमें आपको गौर करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट पोजीशंस एफआईज की तरफ से बनती हुई दिखी है, अदरवाइज बाकी सारे आंकड़े दुरुस्त है, उसमें कहीं कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और एफएनओ में किस तरह के पोजीशंस बनी है, यहाँ पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा कि निफ्टी हम कह ही रहते हैं 8,600 के ऊपर जाते ही नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी भी तो देखिए 19,000 का स्तर छूता है और आ जाता है। पिछले हफ्ते कई बार ऐसा हुआ। बिल्कुल, ये एक सफोकेशन जोन है, जैसे कैसे कंजेशन जोन, जहां पर जाकर बाजार बहुत मुश्किल आ रहा है दोनों ही इंडाइसेस में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, कि 8,600 के ऊपर निफ्टी में दिक्कत है, 19,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में दिक्कत है। अब ये कहना मुश्किल हो रहा है इस वक्त कि आपको अब यहां से डायरेक्शन किससे मिलेगा। क्या पहले 19,100 के पार निकलकर बैंक निफ्टी लीडरशिप देगा, या पहले 8,600 के पार निफ्टी कोई दूसरे सेक्टर्स के बदौलत निकलकर लीडरशिप देगा? लीडरशिप क्लियर नहीं हो रही है, और ये बड़ी दिक्कत है। और शुक्रवार के सेशन की भी दिक्कत निफ्टी नहीं है, शुक्रवार के सेशन की दिक्कत भी बैंक निफ्टी। आप देखिए बैंक निफ्टी में 0.5% की कमजोरी हुई है, और 1,30,000 शेयर नए जुड़े कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। इसका मतलब साफ है कि जबरदस्त अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। तेजी की जो पोजीशन ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में काफी दिनों से बनाकर बैठे थे, और दिक्कत यही आ रही है ऊपर जाने में। और हम लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक बैंक निफ्टी मजबूत नहीं होगा, निफ्टी को 8,600 के पार जाना बेहद मुश्किल है। प्रॉब्लम यह है कि बैंक निफ्टी अब तक लीडरशिप दिखा चुका है, और अब यहां पर अगर फॉलो बाइंग नहीं आती है, और शायद इसके लिए हो सकता है एसबीआई के नतीजों का इंतजार हो, और उसके बाद बैंक निफ्टी आपको एक निर्णायक मूव दिखाता हुआ नजर आए, तब तक देखना होगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी अपने 19,000 के ऊपर के लेवल पर मुश्किल देख रहा है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कहीं कोई खास बदलाव पोजीशंस में नहीं है। पुट कॉल रेशियो जस का तस है 0.99, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज में कहीं कोई बदलाव नहीं है, 8,200 8,800, यानी कि डेटा में कोई खास बदलाव है नहीं। पुट में 6 लाख शेयर जुड़े हैं, कॉल्स में 10 लाख शेयर जुड़े हैं, तो डेटा शुक्रवार के सेशन में ज्यादा बदले नहीं है। इसका मतलब साफ है, ट्रेडर्स वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, एफआईज वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, और वायदा कारोबार के डेटा भी यही बता रहे हैं कि दिक्कत निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में। अगर कमजोर होना है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, मजबूत होना है तब भी बैंक निफ्टी में आज रिकवरी आना जरूरी है। जब तक बैंक निफ्टी आपको डायरेक्शनल मूव न दे, तब तक बाजार में आप रेंज के बाहर निकलेंगे ऊपर या नीचे की तरफ, इसकी संभावना कम है। तो डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए एसबीआई के नंबर्स कल आएं और उम्मीद करें कि बैंक निफ्टी को एक दिशा जरूर मिले इससे। लेकिन आज भी पहला सौदा में हमारे साथ होंगे इंडस्ट्री और बाजार के कई बड़े दिग्गज। जी हाँ, 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पीयूष जैन, और उनसे जानेंगे कि खराब नतीजों के बाद टाटा मोटर्स में आज क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए। इसके अलावा कल से शुरू हो रहे कोल ब्लॉक ऑप्शन की तीसरे चरण की नीलामी भी है। जी हाँ, कोल सचिव खुद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इन ऑप्शंस को। 9:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर, और उनसे जानेंगे कि बाजार पर अब क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 9:45 पर हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, और उनसे भी जानेंगे बाजार पर उनका नजरिया।
अनिल, तो फिर आज तो एक ही निफ्टी की कंपनी के नतीजे हैं, पावर ग्रिड। हालांकि टाटा मोटर्स के नंबर्स के ऊपर आज बाजार रिएक्शन अपना देगा, कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि कल 5 निफ्टी कंपनियों के नतीजे हैं, तो आज भी एक रेंज बाउंड सुस्त एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा क्या? ये कहना मुश्किल है कि बाजार सीमित दायरे में ही कारोबार करेगा, क्योंकि 3 सेशन बिता चुके हम एक रेंज में, और वो बहुत छोटी 50 पॉइंट की रेंज है, तो बाजार को डायरेक्शन मूव तो देना है। अब वो किस तरफ हो पाता है, ये शायद निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी से ज्यादा आता हुआ दिखेगा, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। जहां तक आज के सेशन का सवाल है, मुझे लगता है शुरुआत में आप 8550 के आसपास शायद शुरुआत करते हुए दिखे, तो अल्टीमेटली आप बेहद एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेकर चले हैं, और पिछले हफ्ते में आपने हायर लेवल पर 8500 के ऊपर ही कहीं कोई खरीदारी की है, तो फिर आपके लिए 8550 के नीचे जैसे बाजार ट्रेड करता हुआ दिखता है, आपके लिए इमीडिएटली इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर वहीं हो जाता है अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो। और 8600 के पार निकलने पर आपके लिए शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो इस 50 पॉइंट की रेंज को आप स्टॉप लॉस के लिहाज से मानकर चले। पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आपने सही लेवल पर खरीदारी की है और अगर 2-4 दिनों के या हफ्ते 2 हफ्ते के व्यू के लिहाज से आप बाजार को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए 8500 ज्यादा सही, अहम, स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक 8500 न टूटे तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको किसी न किसी सेक्टर से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। हो सकता है आपको इस हफ्ते ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों से लीडरशिप आती हुई दिखे, हो सकता है टाटा स्टील के नंबर्स के बाद कुछ मेटल्स के चल जाए तो चल जाए, तो ये पता नहीं आपको कि लीडरशिप किस सेक्टर से आएगी। सन फार्मा सिप्ला के रिजल्ट से तो हो सकता है वहां से आपको लीडरशिप आती हुई दिखे। हो सकता है बैंक निफ्टी गिरने के बाद फिर से लगातार बाउंस के संकेत देता है, वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो ओवरऑल सेक्टोरल रोटेशन जिस तरह से बाजार में होता हुआ दिख रहा है, उसको देखते हुए निफ्टी में शायद रेंज आसानी से ना टूटे जब तक कि आपको कोई बड़े नेगेटिव न्यूज फ्लो ना दिखे। तो मेरा अभी ये मानना है कि जब तक 8500 ना टूटे तब तक बाजार पर नेगेटिव व्यू लेने की जरूरत नहीं है। जब तक 8600 के पार ना निकले एग्रेसिव शायद शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, और अगर इस 100 पॉइंट की रेंज में भी बाजार ट्रेड करता हुआ दिखता है, तब भी मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का ये जो शानदार एक्शन चल रहा है वो बरकरार रहेगा। भले आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पिछले 2 सेशन में मिड कैप शेयरों में आती हुई देखी है, लेकिन अब भी वो मोमेंटम टूटा नहीं है, और जहां पर अच्छे नतीजे हैं या फिर न्यूज फ्लो है वहां पर आपको मिड कैप शेयरों में अभी पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो मेरा ये मानना है 8500 और 8600 की रेंज को ट्रेड करें, और कमजोर शुरुआत होने के बाद अगर आप पहले 8550 को तोड़ दें तो फिर इंतजार करें 8520-30 के आसपास का, वहां पर आने पर फिर आप 8500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का एक मौका देख सकते हैं। और 19100 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी से लीडरशिप आपको जबरदस्त आती हुई दिखेगी, तब आपको बाजार में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें खबरें हैं, एक्शन है, जहां पर आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये सब ब्रेक के उस पार। और अब फोकस करेंगे उन शेयरों पर जहां पर खबरों और नतीजों के दम पर दिखेगा आज एक्शन। पूरी टीम है हमारे साथ, वरुण दुबे, नियति, पूजा और सोनम, शुरुआत आप करिए आज। टाटा मोटर्स पर आज खास नजर रहेगी। शुक्रवार को मार्केट आज के बाद कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। आज इसके शेयर पर उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर कंपनी ने उम्मीद से कमजोर नतीजे घोषित किए हैं। जीएलआर के खराब प्रदर्शन के कारण दबाव बनाया है, जहां पर चाइना मार्केट स्लो डाउन का दबाव पूरी तरह जीएलआर के नतीजों पर दिखाई दे रहा है। चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेल्स को वो भी घट गया है, लगभग 14 से 15% पे आ गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में लगभग 29% पे था, और इसी का दबाव कंपनी के तिमाही नतीजे पर दिखाई दे रहा है। जीएलआर की बात करें तो उसकी मुनाफे में 29% की गिरावट दिखाई दे रही है। मार्जिन पे साल दर साल 390 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट, 16.4% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल की इसी तिमाही के 20.3% के मुकाबले। कंसोलिडेटेड लेवल पर स्टैंडअलोन कारोबार ने काफी मदद की इस बार, जहां पर स्टैंडअलोन कारोबार में एक सुधार दिखाई दे रहा है पैसेंजर व्हीकल्स और एमएसएमई सेगमेंट के अच्छे प्रदर्शन के कारण, और स्टैंडअलोन लेवल पर कंपनी को एक मुनाफा दर्ज किया है, जहां पर कुछ मदद अदर इनकम से भी मिली है। कंपनी ने लगभग 250 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन 3.71% के, मतलब इस बार कंपनी ने एबिटा लेवल पर भी मुनाफा किया है। कंसोलिडेटेड लेवल पर मुनाफे पर थोड़ा सा दबाव बना है, 49% की गिरावट, मार्जिन पर भी दबाव, 14.9% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 17.2% के मुकाबले। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे जीएलआर के कारण दबाव में दिखाई दे रहे हैं। एक करेक्शन के बाद भी अब भी गोल्डमैन सैक्स कॉशियस है स्टॉक पर, जहां पे उनके मुताबिक जो मार्जिन है उसमें एक मिस आया है जीएलआर के, और उसी की वजह से वे कॉशियस रहेंगे। बार्कलेस ने अपने ओवेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है टाटा मोटर्स पे, लेकिन अपना लक्ष्य घटा दिया है, 590 से लक्ष्य 560 का कर दिया है।
पावर ग्रिड अभी आज अपने नतीजे घोषित करेगा और यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी के कैपिटलाइजेशन पे खासकर की नजर रहेगी। पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स किया है कंपनी ने और इस बार हमारा अनुमान है करीब 6000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कमीशनिंग ऑफ एसेट पर भी यहाँ नजर रहेगी। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इन दोनों ही आंकड़ों पर नजर रहेगी, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुनाफे को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और 20% की ग्रोथ हम यहाँ मुनाफे के फ्रंट पर उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अच्छी खासी बढ़ा 40 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़ा देखने को मिल सकती है और टोटल इनकम के फ्रंट पे भी एक अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही करीब 20% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी की कंसल्टेंसी और टेलीकॉम सेगमेंट से किस तरह के परफॉर्मेंस यहाँ पर निकलते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। यहाँ पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सारी घोषणा की है, काफी सारे बोर्ड अप्रूवल्स यहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर किस तरह के अनाउंसमेंट निकल कर आते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की उम्मीद यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से। फोकस करते हैं वीकेंड पे जो आए नतीजे हैं। डीवीज लैब सबसे पहले आपको बताऊंगी, इन्होंने एक अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। प्रॉफिट इनका 45% के आसपास जंप किया है, 243 करोड़ के आसपास का इनका एक प्रॉफिट का फिगर है। फॉरेक्स गेन हुआ है जिसकी वजह से, और एक अन्य आय का भी आंकड़ा है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स में एक आपको जंप देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो रेवेन्यू है वो भी 25% के आसपास जंप की है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़े हैं, यहाँ पे एबिटा लेवल पे भी काफी अच्छा स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और साथ साथ में इन्होंने 1:1 का बोनस शेयर का ऐलान किया है, ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मगर शोभा लिमिटेड, जिसे पहले आप शोभा डेवलपर्स के नाम से जानते थे, उन्होंने फ्राइडे को देर शाम अपने नतीजे पेश किए और कमजोर नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे फॉल किया है साल 10 साल बेसिस पे। मैनेजमेंट ने का कहना है कि लॉन्गर बिलिंग साइकिल की वजह से एक फॉल देखने को मिला है, मगर ये टेम्पररी है। सेकेंड हाफ ऑफ FY16 से ये थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आएंगे। इनका पैट 23% के आसपास डाउन किया है। साथ साथ में जो रेवेन्यू है वो भी 20% के आसपास का एक फॉल देखने को मिला है। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो प्री सेल्स वॉल्यूम भी 18% के आसपास घटी है। तो ओवरऑल कमजोर नतीजे शोभा लिमिटेड की तरफ। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए और दोनों ही कंपनियों के नतीजे अच्छे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो यहाँ कंपनी के NIIs में करीब 31% का जंप देखने मिला है, 395 करोड़ से बढ़ के ये 517 करोड़ पे आया है। वही कंपनी के मुनाफे में भी एक अच्छा खासा जंप देखने मिला है, 21.5 करोड़ से बढ़ के ये 43 करोड़ पे आया है। तो इस फ्रंट पे तो कंपनी के नतीजे काफी बेहतर है, लेकिन एक मैटर ऑफ कंसर्न है और वो है कंपनी का ग्रॉस NPA जो 4.76% से बढ़ के Q-on-Q 5.17% पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के फ्रंट पे तो कंपनी के नतीजे अच्छे, लेकिन ग्रॉस NPA में कुछ यहाँ बढ़त देखने मिली है। वहीं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की बात करें तो इस कंपनी के नतीजे भी काफी बेहतर है, जहाँ कुल आय में करीब 31% का जंप देखने मिला, मुनाफे में भी अच्छा खासा 18% का जंप देखने मिला है, 52 करोड़ से बढ़ के ये 61 करोड़ के आसपास आया है। दो और बैंकों के नतीजों की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोर नतीजे बैंक ने पोस्ट किए हैं। NPA यहाँ पर भी कंसर्न बना हुआ है, 6.7% यहाँ पर ग्रॉस NPA का आंकड़ा पहुंच चुका है और नेट NPA भी 4% के आसपास यहाँ पर पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट में 6% की बढ़त हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिंग में ईयर ऑन साल दर साल यहाँ पर कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से मुनाफे के आंकड़े पर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन NII में फ्लैट बढ़त और एसेट क्वालिटी में कंसर्न बनी हुई है। इसके अलावा बैंक की तरफ से एक और घोषणा निकल कर आई है कि अपने हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में कुछ स्टेक डाइल्यूट कर सकती है और इसका IPO लेकर आ सकती है। पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा कंसर्न है, इसी के चलते बैंक जो अपना फोकस है वो अब हाउसिंग सेगमेंट में करने जा रही है। इसके अलावा यूको बैंक ने भी अपने नतीजे घोषित किया और यहाँ पर भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। मुनाफे के फ्रंट पर भी 50% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और NII में भी कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी काफी ज्यादा कंसर्न है। कंपनी का जो नेट ग्रॉस NPA है वो अब 7% से ज्यादा का पहुंच चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट NPA में भी काफी ज्यादा कंसर्न देखने को मिला है, तो यूको बैंक से भी कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। स्टेनलेस कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर है, जहां पर कंपनी की आय में 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी ने फिर से घाटा ही कर दिया है, 118 करोड़ का घाटा किया है पिछले साल के 111 करोड़ के घाटे के मुकाबले। मतलब किसी की तरह का सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कंपनी ने अपने खर्चों में कमी करके कुछ मार्जिन पर अपना सुधार दिखाया है। 11.5% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले साल के 10.5% के मुकाबले। साथ ही गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, जहां पर कंपनी ने कमजोर नतीजे घोषित किए हैं, वॉल्यूम्स में तो गिरावट आई है, साथ ही मार्जिन से डिसअपॉइंट किया है। 26.6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर
किए हैं। पिछले तिमाही के 26.9% के मुकाबले मुनाफे में 41% की गिरावट दिखाई दे रही है, वहीं आय में 6% की गिरावट। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और बीएफ यूटिलिटीज ने भी अपने नतीजे घोषित किया। सबसे पहले बीएफ यूटिलिटीज की बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ कंपनी ने डिलीवर किया है और खासकर ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 36.34 से बढ़ के 62.66% पे आए हैं और इसी का फायदा दरअसल कंपनी के बॉटम लाइन पे भी देखने मिला है, जब पिछले साल के लॉस के मुकाबले कंपनी ने इस बार करीब 1.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ क्लॉक किया है। तो नतीजे बीएफ यूटिलिटीज के काफी बेहतर है। वही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के जो नतीजे है वो काफी कमजोर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की जो कुल इनकम है 44 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ के आसपास आई है। वही पिछले साल के 128 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने इस बार 34 करोड़ का लॉस क्लॉक किया है। तो काफी कमजोर नतीजे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के। थॉमस कुक आज आपके रडार पे होना चाहिए। काफी लंबे समय से ये एक न्यूज थी मार्केट में कि कियोनी के कारोबार को खरीदेगी और अब फाइनली वो न्यूज आती हुई। भारत का और हांगकांग का बिजनेस ये 535 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। 320 करोड़ रुपए चुकाएंगे भारतीय कारोबार के कियोनी ट्रैवल्स के इंटरनल एक्यूरेसीज की फंडिंग होगी और साथ साथ में 215 करोड़ रुपए हांगकांग के बिजनेस के लिए देंगे। डेट और इक्विटी से इसको फंड किया जाएगा। एसओटीसी जिसको कियोनी ने 1996 में एक्वायर किया था उसका ये ब्रांड यूज कर सकेंगे, ब्रांड नेम। और कियोनी का ब्रांड नेम भारत में 1 साल के लिए और हांगकांग में 5 साल के लिए यूज कर सकेंगे। काफी पॉजिटिव खबर है थॉमस कुक के लिए। देवान हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर प्राइमेरिका एसेट मैनेजर्स डुएश बैंक का एसेट मैनेजमेंट कारोबार खरीद सकती है, जिसको कि देवान हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइमेरिका एसेट मैनेजर्स में देवान हाउसिंग फाइनेंस करीब 50% हिस्सा यहाँ पर एक्वायर करेगी। कंपनी का मानना है कि आगे चलकर यहाँ पर पोर्टफोलियो इनको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो एक पॉजिटिव खबर यहाँ देवान हाउसिंग फाइनेंस के लिए। केन इंडिया और पिरामिड एंटरप्राइजेज आज आपके रडार पे होना चाहिए। केन इंडिया में खबर है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से खबर आई है कि आईएमजी यानी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है वो इस हफ्ते केन पीएलसी का जो टैक्स मैटर है, जो इशू है, उसको लेकर के यहाँ पर एक बैठक करेगा और एक आर्बिट्रेशन के ऊपर जिसपे अभी फिलहाल एफएम का यहाँ पे फैसला आना बाकी है, इस पे यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आ सकती है। यहाँ पे एक डिसीजन लिया जा सकता है। साथ साथ में पिरामिड एंटरप्राइजेज जिसमें वो एक हाइव ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो प्रॉफिटेबल क्रिटिकल केयर बिजनेस है, यहाँ पर डील किस तरह से होती है, वैल्यूएशन किस तरह से होंगे, इस पर नजर आपको रखनी होगी। चलिए तो ये तमाम शेयर हैं जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश पुरस्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कमजोर नौकरियों के आंकड़े और गिरते क्रूड से अमेरिकी बाजारों में गिरावट जारी। डाउ में लगातार 7वें दिन कमजोरी। अमेरिकी बाजारों में गिरावट और कमजोर चीन डेटा से एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत। जापान का बाजार 4.5% नीचे, एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 23 अंक नीचे। सिंगापुर का बाजार आज फिर बंद। भंडार बढ़ने की आशंका में क्रूड में गिरावट जारी। नाइमेक्स क्रूड $44 और ब्रेंट क्रूड $49 के नीचे, लेकिन अमेरिका की अच्छी जॉब रिपोर्ट से सोने को सहारा। कॉमेक्स पर भाव $1090 के पार। और टाटा मोटर्स के मुनाफे पर जेएलआर ने लगाया ब्रेक। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा हुआ आधा, आय भी अनुमान से कम। 107 करोड़ रुपए के फॉरेक्स घाटे ने बनाया दबाव। आज आएंगे पावर ग्रिड के नतीजे। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों में 21% की बढ़त की उम्मीद। अदानी पावर, अदानी पोर्ट, वोकहार्ड, एचडीआईएल, चेन्नई पेट्रोल, जेएन इरिगेशन जैसी मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नजर। और मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बूस्टर। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत में करेगी बड़ा निवेश। 5 साल में $5 अरब के इन्वेस्टमेंट के लिए किया महाराष्ट्र सरकार के साथ करार। कल से फिर शुरू होगी कोल ब्लॉक की नीलामी। सरकार ने 5 कोयला खदानों के टेक्निकल बिडर्स की सूची जारी की। और आज से शुरू होगा संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता। कांग्रेसी सांसदों का निलंबन होगा खत्म, लेकिन कामकाज के लिए कोई भी आसार नहीं।
तो ये सारी खबरें हैं जहां पर आज नजर होनी चाहिए, लेकिन बाजार के लिए क्या रहेगा डायरेक्शन और क्या लेवल्स अहम है और कैसे करें ट्रेड, आप इन सब पर हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तकनीकी राय देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और फंडामेंटल राय देने के लिए प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CIO और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। बताएं मानस, चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है निफ्टी को लेकर और साथ ही बैंक निफ्टी पर भी, जहां पर ज्यादा कमजोरी नजर आई शुक्रवार के सेशन में, क्या लेवल्स अहम है और अगर आज 25-30 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलने के जो संकेत आते दिख रहे हैं, अगर वैसी शुरुआत हो तो फिर क्या ट्रेड लेना चाहिए? अनिल जी देखिए, अगर हम 2 हफ्ते पहले के ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो एक लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। 8350 से 8550 तक की रैली देखने को मिली थी। फिर लास्ट वीक अगर देखिए तो ट्यूसडे को निफ्टी ने करेक्शन दिखाया था, उस पूरी रैली को 50% करेक्ट करने के बाद एक बढ़िया अपमूव दिया था। अल्टीमेटली पिछले 3 दिन अगर 3 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो निफ्टी लगातार अपने रेजिस्टेंस जो कि 8550 के आसपास था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहां उस लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है और एक रेंज जरूर बनी है 8600 और 8550 की। बट जिस तरह के पैटर्न्स डेवलप हुए हैं ऐसा लगता है कि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करेक्शन आता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 8450 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं समझता हूं वहां स्टॉप लॉस रखना है। अगर निफ्टी आज 25-30 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 8450 का स्टॉप लॉस रखे। पोटेंशियल की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि जो लास्ट मंथ के हाइस थे 8654 के, वो टारगेट सेट करके चलना चाहिए। तो मेरी राय में तो खरीदारी पे गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, लेकिन अविनाश आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, अर्निंग सीजन के लास्ट लेग में है हम। IIP के नंबर्स भी आने वाले हैं, CPI के नंबर्स भी आएंगे इस महीने, इस हफ्ते पार्लियामेंट सेशन भी समाप्त हो रहा है, काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक हेमंत, मैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा क्योंकि ब्रॉड मार्केट को अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म क्लियरली मार्केट्स का फोकस मानसून सेशन पे रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा GST का इस हफ्ते डिसाइड हो जाएगा। अगर इस मानसून सेशन भी अगर कंप्लीट वॉश आउट होता है और GST क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल होगा और ये क्लियरली बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ी एक सेटबैक होगी, क्योंकि काफी टाइम से GST क्लियर होने की बड़ी उम्मीद मार्केट्स को है। FIs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, तो यहां पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है जो अभी लग रहा है हो जाएगा तो क्लियरली मार्केट्स इस बात को नेगेटिवली लेंगे। लेकिन दूसरे बात पे क्रूड की जो कीमतें कम हुई है और प्लस अंदाजा है कि CPI का नंबर भी अगर अच्छा आता है इस हफ्ते तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी के लिए आगे चल के काफी अच्छी सिचुएशन है। मोर इंपॉर्टेंटली पेट्रोल डीजल की कीमतें शायद और नीचे आ सकती है। आई थिंक क्लियरली अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो यहां पे जो तेजी हमने देखी है वो क्लियरली बरकरार रहेगी और अच्छा मोमेंटम इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेंगी, क्योंकि अर्निंग सीजन अभी आज के भी जो है अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, HDL काफी बड़े फेवरेट स्टॉक्स है मार्केट्स में, जो नतीजे आने के बाद आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाइए। कल HPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर्स की आने की भी शुरुआत हो जाएगी। PPCL, IOC के नंबर्स भी इसी हफ्ते आने वाले हैं, लेकिन जो नंबर्स शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए टाटा मोटर्स के, उसके बाद आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस शेयर को, चलिए इस पर बात करते हैं। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पीयूष जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय पीयूष, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे लगे आपको टाटा मोटर के नंबर? हाय, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। अरे सबसे पहले तो जो रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट नंबर्स आए वो अनुमान से थोड़े से कम आए, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें और अभी फर्स्ट क्वार्टर में तो अगर नतीजे देखें तो लार्जली उम्मीदों के मुताबिक रहेंगे। अगर आप नेट प्रॉफिट में इसको अगर छोड़ दें तो उम्मीद करेंगे जो फर्स्ट हाफ है इस साल का वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, तो अगला क्वार्टर भी थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन आप अगर मैनेजमेंट कमेंट्री को अगर मिलाएं और ये देखें कि साल में जो प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं तो उसके हिसाब से 2016 मेरे ख्याल से उतना बुरा नहीं होगा जितना मार्केट अनुमान लगा रहा है, और आई थिंक 2016 के बाद आई थिंक जो व्हीकल प्रोडक्शन है और जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें इंप्रूवमेंट विजिबली दिखने लग जाएगा। तो हमारा मानना है कि डेवलप मार्केट्स में तो ऑलरेडी जो मॉडल्स हैं उनको रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है, वेटिंग टाइम ठीक है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जहां तक चिंता की बात है वो चाइना में दिख रही है।
और चाइना में आई थिंक जिस हिसाब से हमने मैनेजमेंट को सुना है और हम ये भी माने कि जैगुआर एक्सी जो लॉन्च होने जा रहा है लगभग इस साल के आखिरी में, कैलेंडर ईयर के आखिरी में, आई थिंक उससे पहले ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो जो एक बेसिक इश्यू था डीलर्स के साथ उनके इंसेंटिव बढ़ाने का, वहां पे जो लोकल प्रोडक्शन है उसको प्रॉपरली लॉन्च करने का, आई थिंक अगले 2-3 महीनों में हमें उस पर नजर रखनी होगी और जहां तक ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट उस पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर चुका है। तो ब्रॉडली अगर हम कहें पहले एक लाइन में रिजल्ट उम्मीद से कमजोर है, लेकिन जो आउटलुक है वो मेरे ख्याल से अभी भी इंटैक्ट है। तो आउटलुक अच्छा है, लेकिन मार्जिन्स को लेकर जिस तरह से जेएलआर में चिंताएं दिखी, 390 बेसिस पॉइंट्स का एक कट देखने को मिला, 16.4% पर ये आए हैं। क्या सेंस मिल रहा है मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद? आपको क्या लगता है कि अब जितना खराब होने थे ये मार्जिन्स ये हो चुके हैं और इन लेवल्स पर अब सस्टेन करेंगे ये? इन लेवल्स पर लार्जली सस्टेन करना चाहिए। देखिए मार्जिन्स अगर हम देखें पिछले एक साल में वो एक एवरेज लेवल, आप लग्जरी कार मेकर देखें, वोल्क्सवैगन देखें या फिर अगर दूसरे कार मेकर्स भी देखें, रफली EBITDA मार्जिन जो है वो 13% के आसपास रहता है, बिकॉज वो नीचे के लोअर लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। और अगर हम जेएलआर को देखें तो लगभग 16% के आसपास एक ट्रेंड लाइन, एक स्टेबल मार्जिन होना चाहिए EBITDA लेवल पे। तो जिसका मतलब है अगर आप 20% से अगर 16% के पास में आ रहे हैं तो ये लार्जली आप नॉर्मल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना देखने को लग रहा है। हमारा मानना है कि जेएलआर के लिए मार्जिन तो सस्टेन कर पाएंगे। 2016 थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनका एक स्टार्टअप कॉस्ट होता है, मार्केटिंग कॉस्ट होता है, नए प्लांट लॉन्च हो रहे हैं, प्लांट का भी एक कॉस्ट रहेगा। तो 2016 में आपको थोड़ा चैलेंजिंग दिखेगा, थोड़ा स्लगिश नंबर रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि एक नए सेगमेंट में एंटर करने जा रहा है जिसका लगभग 15 लाख से 18 लाख ग्लोबल वॉल्यूम है, और अगर आप 3 से 5% अगर मार्केट शेयर देते हैं जेएलआर को तो रफली आप 60 से 75 हजार नया वॉल्यूम देखते आ रहे हैं। तो जिसका मतलब है वॉल्यूम ग्रोथ में ज्यादा चिंता की गुंजाइश नहीं है। जो सिर्फ आपको एक चीज देखनी रहेगी कि क्या चाइना में जो एक डीलर लेवल पे आप एक इश्यू देख रहे थे वो सॉल्व हो रहा है। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ से अगले 3-5 सालों में 7% के एक एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ में फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है और ना ही हम कोई डाउनग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। शेयर मतलब अगर 12 से आप 20 मॉडल पे जा रहे हैं और अगर आप अपने प्लेटफॉर्म कम कर रहे हैं तो आई थिंक निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्जिन है उसमें काफी सेफ्टी है। लगभग 380-390 जहां स्टॉक प्राइस अभी है उसमें काफी मार्जिन और सेफ्टी आपको मिल रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो बेसिकली एक ऑटो स्टॉक जो कि लग्जरी स्टॉक है वो 2 चीजों से गवर्न होता है, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा मार्जिन। तो आई थिंक मार्जिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 16% स्टेबल मार्जिन होगा। और तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आज गिरावट के साथ खुलेगा तो आप इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहेंगे, क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली, ये अभी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। एक लार्ज कैप स्टॉक जो टाटा मोटर्स है, आई थिंक लगभग सभी लार्ज कैप स्टॉक में ये सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड में से एक है। तो निवेशकों को तो ये थोड़ा सा लंबा आउटलुक रखना होगा, अगला 2-3 महीने की जगह थोड़ा सा लंबा आउटलुक, और उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलिए, बस शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चाइना और रशिया जहां दिक्कत की बात है, यूके, ईयू और नॉर्थ अमेरिका से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए आपको इस स्टॉक में। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर्स को। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्सा, और राय देते हैं कुछ स्टॉक्स पर। मानस, चार्ट्स पर बताएं टाटा मोटर्स का स्टॉक किस तरह से रिएक्शन दे सकता है? थोड़े से नंबर्स कमजोरी की तरफ माने जा रहे हैं, हालांकि एडीआर में इंटरेस्टिंग रुझान दिखा, 3% ऊपर था, फाइनली शायद 1-1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो जो अंदाजा हम लगा रहे हैं उसके मुकाबले में एडीआर की परफॉर्मेंस अलग रही। तो स्टॉक के चार्ट्स पर क्या लेवल अहम है और कैसे ट्रेड करना चाहिए? अनिल जी, देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 600 के आसपास से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट पिछले करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है 360-370 की रेंज में।
अभी इंतजार केवल इस बात का है कि स्टॉक अपना 400 का स्तर ब्रेक कर ले। अगर 400 का लेवल्स ब्रेक होता है, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज होता है, तो वो कंफर्मेशन होगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। दैट मीन्स ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे थे उसका रिवर्सल दिखने लगेगा चार्ट्स पे। तो मैं समझता हूं कि अगर आज ठीक है नेगेटिव रिजल्ट्स है, बट अगर लोअर लेवल से बाइंग दिखती है और 400 के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है, तो आपका अगर नजरिया बड़ा है, अगर आप 4 से 5 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर 400 के ऊपर स्टॉक क्लोज होगा तो इस पूरी रैली को करेक्ट करेगा और उस केस में कम से कम 480 से लेकर 500 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इंतजार करिए, अगर स्टॉक 400 के ऊपर क्लोज हो तो वहां पर बाय करें। चलिए, ये रहा टाटा मोटर पर, इस स्टॉक पर नजर रहेगी, साथ ही टाटा मोटर के डीवीआर पर भी आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन डीवीज लैब, अविनाश, बेहतरीन नंबर्स आए। आप देखिए 45% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 25% की बढ़त देखने को मिली, 36.6% से मार्जिन बढ़कर 37.1% रहे, 1:1 का बोनस भी दिया है। नंबर्स कैसे लगे और क्या रहा है स्टॉक पर? आई थिंक बेहतरीन नंबर्स हेमंत। इनफैक्ट कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है क्रैम स्पेस में, और जिस प्रकार का इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, इनके पास काफी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। तो मैं समझता हूं कि ये नतीजों के बाद भी जो ट्रैक्शन हमने बहुत टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में देखा है, वो डेफिनेटली कंटिन्यू होगा। और क्लियरली ये एक मार्केट लीडर है क्रैम स्पेस में, काफी टाइम से ये क्रैम स्पेस में अपनी डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन कर चुका है। मुझे लग रहा है कि 1:1 बोनस देने के बाद ये काफी अट्रैक्टिव है। क्लियरली एक्स बोनस भी जब शेयर जाएगा तभी भी इसमें अच्छी तेजी होगी, क्योंकि इक्विटी बेस बढ़ा नहीं है, और मोर इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट मार्केट फ्रेंडली है, अपने शेयर होल्डर्स को बोथ डिविडेंड्स एज वेल एज बोनसेस से काफी अच्छी तरह से पहले भी रिवॉर्ड कर चुका है। तो आई वुड डेफिनेटली बी अ बायर। क्लियरली इवन एट द करंट लेवल हेमंत, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर हम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का ले तो डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर डीवीज लैब में खरीदारी का एक मौका बन सकता है। बोनस और साथ ही बेहतरीन रिजल्ट्स, आज एक अच्छा तेजी का रुझान शायद बनता हुआ दिखे। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा कुछ ऐसे ही और स्टॉक्स पर जहां पर नकलियों के दम पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी पर एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है। अब महज 15 अंकों का नुकसान बचा है। तो इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि पिछले 3 सेशन की तरह क्या एसजीएक्स निफ्टी एशियाई बाजारों और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर शुरुआत कर पाता है या नहीं। थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। मानस जायसवाल और अविनाश गौस्कर हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यूको बैंक का एक बैंक है जिसने वीकेंड पर काफी कमजोर नंबर्स पेश किए। मुनाफा 51% घटा, प्रोविजंस में 42% तक की बढ़त देखने को मिली है। अविनाश, कैसा लगता है ये बैंक का? एनपीएस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्या दबाव में रह सकता है ये शेयर? बिल्कुल हेमंत, मैं समझता हूं कि क्लियरली इनका जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादातर पावर सेक्टर पे एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए हैं मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ा दबाव और आज देखने को मिलेगा। क्लियरली आने वाला क्वार्टर भी काफी चैलेंजिंग रहेगा, बोथ एसेट क्वालिटी एज वेल एज लोन बुक ग्रोथ के लिए। और क्लियरली हमने देखा है कि जहां जहां नंबर्स खराब है वहां पे मार्केट्स ने ऐसे शेयरों को काफी जोर से इनकी पिटाई की है। क्लियरली आज भी देखने को मिलेगी, और क्लियरली जब तक पूरी तरह से हमको एक क्लियरिटी नहीं मिलती कि एसेट क्वालिटी में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, मेरे ख्याल से इस शेयर से थोड़ा सा दूर रहे तो ही अच्छा रहेगा। ओके, एमआरपीएल मानस, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं तकनीकी तौर पर, क्योंकि वीकेंड पर जो नंबर्स आए सेल्स में 28% की कमजोरी दिख रही है। 11,316 करोड़ के आसपास जो क्रूड के दाम कम हुए उसका असर सेल्स में दिख रहा है, लेकिन मुनाफा 405 करोड़ का आया है 36 करोड़ के लॉस के सामने। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लॉस निकालें तो मुनाफा 900 करोड़ के आसपास का बनता है, क्योंकि वन टाइम लॉसेस भी कुछ कंपनी ने बुक किए है। क्या लगता है, चार्ट पर मजबूती है जिस तरह का रनअप इस स्टॉक ने दिखाया, कुछ और आगे बढ़ने की उम्मीद है या फिर ओवरबॉट हो चुका है चार्ट? नहीं अनिल जी, ओवरबॉट तो नहीं हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, स्पेशली मंथली चार्ट देखिए, तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखता है। इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, मैं समझता हूं कि ये नेकलाइन का ब्रेकआउट है, क्योंकि 8150 के आसपास नेकलाइन आती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, और उसके ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। तो मैं समझता हूं कि फिलहाल तो एक ब्रेकआउट दिखता है, और उम्मीद करता हूं मैं कि एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा, जिसमें स्टॉक 97.50 और 100 रुपीज तक के स्तर छू सकता है।
अगर गिरावट आती है तो मैं समझता हूं कि आपको स्टॉप लॉस स्टिक रखना है, क्योंकि वोलेटिलिटी स्टॉक में बनी हुई है। तो आपको स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 73 के आसपास है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर कोई गिरावट भी आती तो वहां खरीदारी करनी चाहिए, बट अपना स्टॉप लॉस 73 पे जरूर रखें। चलिए, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में काफी अच्छी रैली पिछले हफ्ते स्टॉक में देखी जा चुकी है, तो देखना होगा आज किस तरह से ये स्टॉक खुलता है। करीब 13% पिछले हफ्ते ये स्टॉक दौड़ लगा चुका है। लेकिन शोभा, इसके काफी नंबर्स करीब आए, कमजोर आए। मानस, ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? आप देखिए, रेवेन्यू में 20% की गिरावट, प्रॉफिट्स में करीब 23% की कमजोरी देखने को मिली है। शोभा, चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए, शोभा के साथ दिक्कत ये है कि करीब अगर आप 3 मंथ का चार्ट देखिए तो स्टॉक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसको टेस्ट जरूर करता है, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तब तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में वीकनेस और देखने को मिलेगी। हो सकता है वापस 320 तक के स्तर भी देखने को मिले। तो आपको बाई करना है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 370 रुपए के आसपास है। 370 के ऊपर क्लोज हो तो बाई करें, अदरवाइज आई थिंक इसको इग्नोर करना ही बेहतर आइडिया है। तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस स्टॉक पर फिलहाल इग्नोर करें, बेहतर होगा। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत, रुपए की ओपनिंग भी और पहला सौदा भी, छोटे से ब्रेक के बाद।